बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जाफ़र एक्सप्रेस इस वक्त यरगमाल बनी हुई है और उसमें तकरीबन 500 के करीब मुसाफिर हैं, जिनको BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यरगमाल बनाया हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहती क्या है? नवाब अकबर बुगटी साहब की जो बरसी थी उसके ऊपर जो कत्लो गारत गरी की गई, उसके ऊपर बलूचिस्तान के अंदर से जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं वो क्या कह रहे थे, वो आपके गोश गुजार करना है। और थोड़ी सी बलूचिस्तान की हिस्ट्री कि 1948 में पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस वहाँ बलूचिस्तान में सूबे में भेजने की ज़रूरत पेश आई थी। और ये कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी कब, बनाई किसने, और इन किन मकासद, स्टेटेड, ऑस्टेंसिबली स्टेटेड मकासद इसके क्या थे, वो आपके सामने रखना है। तो कुछ सियासी सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान की क्या है और क्या नहीं है, और लोगों के हालात जो हैं वो क्या हैं और क्या नहीं है। तो सबसे पहले जाफ़र एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे कोयटा रेलवे स्टेशन से पेशावर की तरफ चली। तकरीबन 4 से 450 के करीब मुसाफिर जो हैं वो इसमें बैठे, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की तादाद भी मौजूद है। तो जिस तरह हम सफ़र करते हैं उसी तरह ये लोग भी अपने प्यारों को मिलने के लिए अपने दिल के अंदर आस लगाए हुए इसके अंदर बैठे। और उस वक्त सर्दी थी, क्योंकि बादल कोयटा में आए हुए हैं और अभी तक जो सर्दी की लहर है कोयटा में ज़्यादा तगड़ी है। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी कम है। पंजाब में चले जाएं तो अब तो लोग कह रहे हैं कि गर्मी आ गई, लेकिन वहाँ पे तो लोग जो हैं वो स्वेटर्स, जैकेट्स और अपना सामान लिए हुए जो है इसके अंदर बोर्ड हुए। पसनी और पनीर के दरमियान ये दर्रा बोलान में इस स्टेशन को जो अभी तक इत्तलात आई हैं उसके हवाले से मैं गैदर करके आपको बता रहा हूँ जिस तरह ये वाक़या हुआ। पहले जो पटरी है वो टनल नंबर 8 में उड़ाई गई, क्योंकि धमाके की आवाज़ आई। अब अगर ट्रेन को आपने चलती हुई को रोकना है और कुछ तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेन तो पाकिस्तान में चलती है, इससे ऊपर भी चलती है, लेकिन बाज़ मुकामात के ऊपर 70 पर भी आ जाती है, 80 पर भी आ जाती है। जहाँ पे पटरी टेढ़ी मेढ़ी होती है वहाँ पे स्लो भी हो जाती है। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये ट्रैवल कर रही होगी। और इसको रोकने के लिए ज़ाहिर बात है आप इसके ऊपर छलांगे तो नहीं लगा सकते हैं, कमांदे भी नहीं डाल सकते हैं। तो उसको रोकने का कोई तरीक़ाकार जो अपनाया गया वो रॉयटर्स ने ये कोट किया है कि धमाके की आवाज़ आई है तो पटरी को उड़ाया गया, जिसके बाद ड्राइवर को जो है ब्रेकें लगानी पड़ी। और उसी वक्त दोनों अतराफ से ट्रेन के फायरिंग भी की गई है, और जो रिपोर्ट हुआ है वो शदीद फायरिंग रिपोर्ट हुई है, जिसके अंदर इसके ड्राइवर की जो ज़ख्मी होने की इतलात भी मौजूद हैं। अब जो कोयटा के रेलवे स्टेशन से कॉन्फर्मेशन जो की गई है वो ड्राइवर के ज़ख्मी होने की कॉन्फर्मेशन की गई है। बाकी कितनी तादाद है ज़ख्मियों की अभी इस हवाले से कोई वर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि इन 400 साढ़े 400 के करीब जो लोग हैं इनको यरगमाली बना लिया गया। और ये जो वाक़या पेश आया टनल नंबर 8 के अंदर जब इस ट्रेन को रोका गया, उस वक्त 1 बज के तकरीबन 5-10 या 1 बजे के करीब का वक्त था, क्योंकि जब इतलात पहुंचाई गई कोयटा के रेलवे स्टेशन पे उस वक्त 1 बज के 20 मिनट का वक्त हो रहा था। और इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 8 बज रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रेन के मुसाफिरों को यरगमाल बने हुए जो हैं तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। और उसके फौरी बाद जो है कोयटा से जो आई विटनेस अकाउंट है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मूव होने के हवाले से हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें वहाँ से गई, क्योंकि जो जगह है ये और ये इंतज़ामी जो इसके मामलात हैं ज़िला कच्ची में आते हैं। दर्रा बोलान जो है वो फार फ्लंग है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन्स रेंज है। और यहाँ पे इंसर्जेंसी के हवाले से या दहशत गर्दी के हवाले से मामलात जो हैं वो नोन हैं कि ये दहशत गर्द यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसमें जो टारगेट है स्पेसिफिक वो तो बहुत क्लियर है कि
दहशत गर्दी का ये वाक़या है और अवाम उन्नास के अंदर खौफ व हरास फैलाना है और ये बावर करवाना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलोचों की आवाज़ है और हम जो है बलूचिस्तान के जो इसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में से है। जब ये बनी थी 1968 के अंदर, जुमा खान मरी साहब थे, जुमा खान मरी ने ये बनाई थी 1964 में, और 1968 और से लेके 68 से लेके 1980 तक ये अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो करती रही है। लेकिन 2018 में आकर जुमा खान मरी जो थे उन्होंने पाकिस्तान की, कुछ लोग कहते हैं हमायत की, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इसके अंदर तातुल लेकर आए थे, वो हमायत जमायत की बात नहीं थी। 12 उस वक्त ये मामलात जो हैं ठंडे हो गए थे। लेकिन फिर जब अकबर बुगटी साहब का कत्ल हुआ तो उसके बाद ये इंसर्जेंसी या BLA की कार्रवाइयाँ जो हैं वो दोबारा उरूज के ऊपर आ गई। अभी जो बताया गया है वो तमाम हस्पतालों के अंदर, सिब्बी के अंदर, कोयटा के अंदर हस्पतालों को जो है वो इमरजेंसी रेड अलर्ट कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वर्ड है वो ये है कि वहाँ पे पहुँच के कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और अब ये ऑपरेशन जो है ये मुश्किल तरीन ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन होगा, क्योंकि जब आप यरगमाल बना लेते हैं लोगों में और एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे 9 बोगियां हैं इस ट्रेन की, जिसका मतलब है कि एटलीस्ट 9 जो इसके एग्जिट या एंट्रेंस पॉइंट होंगे उनके ऊपर दहशतगर्द मौजूद होंगे। तो आई एम एज्यूमिंग कि अगर 9 एग्जिट हैं और 9 बोगियां हैं तो कम से कम 10, 12 या 14, 16 की तादाद के अंदर तो इसके अंदर दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद होंगे और वो लोगों के दरमियान में होंगे, क्योंकि इनको एज ए ह्यूमन शील्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, लोग होंगे, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा किस्म का ये ऑपरेशन होगा, जिसमें जो दहशतगर्द जो हैं वो आम लोगों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो जो ऑपरेशन की जब डिटेल्स आएंगी तो तब शेयर करेंगे। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये मौका है कि आप किसी किस्म की भी कयास आराई के अंदर इंडल्ज करें। सेंसिटिव मामला है, लोगों की जानों का मामला है, खौफ व हरास का मामला है। लेकिन हमें बलूचिस्तान के सियासी हालात को ज़रूर देखना होगा इसके अंदर। हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जब नवाब अकबर बुगटी की ये हाल ही में जब बरसी हुई तो बसों को रोका गया और बसों में से रोक रोक के लोगों को निकाल के उनको निशाना बनाया गया, उनके शनाख्ती कार्ड देख देख कर। और मैं हैरान और परेशान रह गया कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, सरदार अख्तर मेंगल साहब, और वो इंटरव्यू देते देते वो उन लोगों की हिमायत के ऊपर उतर आए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें बलूचिस्तान के हालात आपने किस किस्म के किए हुए हैं। तो जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं या किसी के सामने भी नहीं है। जो सियासी मामलात हैं उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर होनी चाहिए। आज तक हमारे सियासतदान ये मखमसा जो है वो नहीं निपटा सके कि बलूचिस्तान के अंदर जब लोग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन सी हो सकती। तो फेलियर आप देखते हैं बाकी बड़ी जमातों का, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, JUIFA भी उसके अंदर शामिल है क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे मौजूद है। तो आपको फेलियर नज़र आएगा वहाँ पे एज फार एज फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू जो बलोच कहते हैं उनके हवाले से वहाँ पे फेलियर है। दूसरा बड़ा फेलियर वहाँ पे लोगों की एम्पावरमेंट का फेलियर है। लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर जिसके पास बकरी है वो गनीमत जानता है और रोटी के साथ उसको अवेलेबल होता है, कभी कभी चाय भी वो पी सकता है। तो जो उनके बच्चे हैं उनके पास तालीम के हवाले से कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है।
بارہا کے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ہسپتال ہوں گے، اسکول ہوں گے، فنڈز جو ہیں وہ پہنچائے جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکا، اور اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سرداروں کے حوالے سے بھی گردانی گئی کہ جو بڑے فنڈز جو آتے ہیں وہ نیچے تک جاتے نہیں ہیں. اور تیسری جو وجہ اس کے اندر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ عسکریت پسندی کی وجہ ہے، جو 1948 میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی دفعہ یہاں پہ انسرجنسی بلوچستان کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ کنٹینیو کرتی رہی ہے. تو ابھی اللہ تعالیٰ خیر کرے، ان کی جانوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور ان لوگوں کو خیر و عافیت سے لے کر آئے جو اس وقت آپریشن کر رہے ہیں. ان کی جان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. لیکن ڈیپ تھاٹس چاہیے، ری تھنکنگ چاہیے، بلوچستان کے اندر معاملات کو کس طرح آپ نے لے کر چلنا ہے، کس طرح نہیں لے کر چلنا ہے. ایک جو اور خوفناک اینگل ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال، اگر آپ ڈی آئی خان سے، لکی مروت سے، ٹانک سے، وزیرستان سے لے کے آپ تمام جو سابق ایجنسیز تھیں جس کے اندر کرم اور دیگر ایجنسیز شامل ہیں، ان کی اگر صورتحال کا جائزہ لیں جو کہ اب کے پی کے اندر ضم ہو چکی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیررزم کی جو اس دفعہ لہر ہے دہشت گردی کی، وہ بہت زیادہ منظم ہے، اور آپ کو وہ بلوچستان سے لے کر ایجنسیز تک ٹریول کرتی ہوئی نظر آتی ہے. نام جو ہیں وہ آپ بے شک بدل لیں، وہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے، مجید بریگیڈ ہے، اور آرگنائزیشنز ہیں. یہاں پہ حافظ گل بہادر کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے متصل بہت سارے گروپس ہیں، ٹی ٹی پی ہے، اس سے متصل گروپ ہیں. ان کے اوپر جو چھتری فراہم کر رہے ہیں وہ افغان طالبان جو ہیں، وہ پتہ نہیں آج کل کھوئے ہوئے ہیں کس خوابوں کے اندر. ان کو اپنے شاید لالے پڑے ہوئے ہیں. سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. ہیبت اللہ خنزادہ صاحب جو ہیں ان کو پتہ نہیں کہ حکومت کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو معاملات جو ہیں میرا خیال ہے ان کو نہیں پتہ کہ کس طرح کنٹرول کے اندر لے کے آئیں. ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم نے اس کو شیلٹر دے کے رکھنا ہے. ٹی ٹی پی کا سربراہ جو ہے وہ وہاں پہ برا جمان ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. تو آپ کو یہ کوارڈینیٹڈ ایک دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور جو دیکھنے والے ہیں، جو اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں، جو بتانے والے ہیں، وہ بتاتے یہ ہیں کہ یہ 2009 اور 2010 اور اس کے بعد ضرب عزب اور دیگر جو آپریشنز ہوئے، ان آپریشنز میں جس قسم کی ڈیفیکلٹیز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ دہشت گردی کی لہر ہے. اور ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم بار بار امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ جو آپ وہاں پہ چھوڑ گئے ہوئے ہیں اور وہ جو پاکستانی فورسز کے خلاف استعمال ہوتا ہے اس کو ان سے واپس لے لیجئے. لیکن اب ان سے وہ اسلحہ کیسے واپس لیا جائے گا، کیسے نہیں لیا جائے گا، یہ مجھے نہیں اندازہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ. لیکن دوسری طرف ایک آپشن کھلا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. وہ آپشن گفت و شنید کا آپشن ہے. وہ آپشن جو ہے سیاسی حل اس کا نکل سکتا ہے بات چیت کے سے، اس کو شروع کرنا چاہیے. اور جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں یا جینوئن پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میرا خیال ہے ان کو خود والنٹیئر کرنا چاہیے. ریئلائزیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ لڑتے تو ہم آ رہے ہیں. خود جا کے ہم نے آپریشن دیکھ لیے، خود ہم نے شہادتیں دیکھیں، خود ہم نے دیکھا کہ کس قسم کے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں. تو اگر ان سے حل نہیں ہوا تو پھر آپ کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کرنی ہوگی. اور ویسے بھی یہ اگر آپ کسی بڑے سے بڑے جرنیل سے بھی بات کر لیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ جتنا مرضی آپ لڑ لیں، بات آخر میں تو بات چیت کے اوپر ہی آتی ہے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.